Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Anyone who is interested to learn ETAPS from basic level to advanced level with company live project, so you can contact me directly. You can DM me on my YouTube channels. Will respond you. Okay. तो आज मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ वो डिज़ाइन बेसिस रिपोर्ट के बारे में, किस तरह से डिज़ाइन बेसिस रिपोर्ट बनाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी भी स्ट्रक्चर्स की एनालिसिस करते हो, डिज़ाइन करते हो। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द डिज़ाइन, जब आप GFC हैंड ओवर करते हो, मतलब गुड फॉर कंस्ट्रक्शंस के लिए, तो जब GFC क्लाइंट को हैंड ओवर की जाती है तो साथ में आपको DBR भी सबमिट करना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन बेसिस रिपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है कि आपने कौन कौन से पैरामीटर्स को कंसीडर करके डिज़ाइन की है, तो वो आपको इसमें मतलब शो करना पड़ता है कि आपने कौन कौन से पैरामीटर इन्वॉल्व किया है डिज़ाइनिंग में। तो दिस इज़ कॉल्ड डिज़ाइन बेसिस रिपोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि DBR कैसे बनती है। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाई थी, दैट इज़ कॉल्ड, इसमें क्या है, 2 बेसमेंट्स है, उसके साथ साथ ये क्या है, 34 फ्लोर की एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। इसकी लोकेशंस जो है वो मैं हाईलाइट नहीं करना चाहता हूँ। एंड क्रिएटेड बाय मी, अप्रूव्ड एंड चेक्ड बाय दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जनरली सबसे पहले हम लोग ये हेडिंग देते हैं DBR। इसमें प्रोजेक्ट की नेम दी जाती है, कौन सी प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट थी वो 2 बेसमेंट प्लस 34 फ्लोर की थी, मतलब G+34 फ्लोर की एक बिल्डिंग थी। ओके। इसकी लोकेशंस आपको देनी पड़ती है, क्रिएटेड बाय, किसने इसको डिज़ाइन किया है, किसने इसको अप्रूव्ड एंड चेक्ड किया है। ओके। तो इस तरह से ये आप देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर्स है, ये मैंने डिज़ाइन किया था। इसमें ये पूरी जो है आपकी ये 34 फ्लोर की स्ट्रक्चर्स है। इसमें पोडियम लेवल भी है, ऑलरेडी बेसमेंट लेवल भी, 2 बेसमेंट लेवल भी है। ओके। तो इस तरह से जनरली आपको शो करना पड़ता है कि आपने जो डिज़ाइनिंग में किया। जब ये कैसे आएगा, ये जब आप ETAPS में डिज़ाइन करोगे तो डिज़ाइन करने के बाद ही ये आपको इमेज आएगी। तो ये इमेज भी आपको यहाँ पर शो करना पड़ता है DBR में, ठीक है। तो इस तरह से देखो ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट में जनरली अब स्टेप वाइज आपको जो भी चीज़ आप इसमें इन्वॉल्व करोगे, जो भी पैरामीटर्स आप इसमें DBR में दोगे, उससे पहले आपको कंटेंट्स में शो करना पड़ता है कि कंटेंट्स। तो सबसे पहले कंटेंट्स में इंट्रोडक्शन होती है। इंट्रोडक्शन में आपको स्कोप देना पड़ेगा, साइट कंडीशन देनी पड़ेगी, कंडीशन की साइट क्या थी, जनरल प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशंस, जो भी प्रोजेक्ट का जनरल इन्फॉर्मेशंस होता है वो आपको देना है। एंड डिज़ाइन कोड्स, कौन कौन से डिज़ाइन कोड्स आपने फॉलो किया है और क्या क्या डिज़ाइन अप्रोच आपने फॉलो किया है। ओके। तो ये जनरली फॉलो करना पड़ता है। अब डिज़ाइन कोड्स में सपोज दैट आपने IS 456 2000 यूज़ किया तो आपको वो डिज़ाइन देना पड़ेगा। आपने अगर IS 875 पार्ट 3 आपने दिया है तो वो आपको शो करना पड़ेगा। आपने अगर IS 1893 दिया है जो अर्थक्वेक लोड के लिए है तो वो शो करना ही उस तरह से आपको पूरी शो करनी पड़ेगी कौन कौन से आपने कोड्स को फॉलो किया, क्या क्या डिज़ाइन अप्रोच में आपने मैनुअल कैलकुलेशंस किया है या फिर आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, वो भी आपको यहाँ पर शो करना है। तो ये जनरली में आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग एंड मैथमेटिकल मॉडल। इसमें आपको आर्किटेक्चरल प्लान शो करना पड़ेगा। आर्किटेक्चरल प्लान से हम लोग स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग प्लान बनाते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। फिर आपने क्या क्या मैथमेटिकल मॉडल अप्लाई किया है वो आपको शो करना है। दैट इज़ कॉल्ड FEM, फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग। ओके। ये फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग होती है। तो आपने क्या क्या मैथमेटिकल मॉडल दिया है वो आपको दिखाना पड़ेगा। आपने कौन कौन से सपोर्ट कंडीशंस फॉलो किए हैं वो देना पड़ेगा। आपको एंड रिलीज प्रोवाइड करके दिखाना पड़ेगा। सेक्शन प्रॉपर्टीज़ आपको देना पड़ेगा। आपने डायफार्म यूज़ किया है कि नहीं किया। ये डायफार्म अगर यूज़ किया तो आपको शो करना पड़ेगा कि आपने सेमी रिजिड भी डायफार्म भी यूज़ किया है और रिजिड डायफार्म भी यूज़ किया है। तो इस तरह से आपको पूरी इस कंटेंट में शो करके दिखाना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट जो आती है आपकी वो ग्रेविटी लोड आती है। ग्रेविटी लोड में आपने कौन कौन से दिया है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि डेड लोड एंड लाइव लोड फॉर फ्रेम एंड शेल एलिमेंट्स के लिए हमने कंसीडर किया है। OST मतलब क्या होता है, ओवरहेड टैंक। तो ओवरहेड टैंक के लिए हमने ग्रेविटी लोड अप्लाई किया है। मशीन लोड, लिफ्ट के लिए भी हमने ग्रेविटी लोड अप्लाई किया। तो इस तरह से आपको ये कंटेंट में शो करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको अर्थ को एक इंजीनियरिंग, आपने अर्थ को एक इंजीनियरिंग में क्या क्या कंसीडर किया तो आपने मास सोर्स
अप्लाई किया है, आपने स्टैटिक एनालिसिस की है, आपने डायनेमिक एनालिसिस की है, आपने स्केलिंग की है। ठीक है, स्केलिंग क्या होता है जनरली आपको पता है कि जनरली जब हम लोग EX बाई स्पेस एक्स इंटू 10,000, तो इससे आपको जनरली स्केल फैक्टर मिलती है। तो इस तरह से आपको शो करके दिखानी पड़ेगी पूरी। ठीक है, तो ये तरह से आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने मास सोर्स अप्लाई किया है। मास सोर्स अप्लाई करने के बाद आपने स्टैटिक डायनेमिक स्केलिंग जो भी उसके पास साथ साथ आपने अगर विंड लिया है तो आपको विंड शो करना पड़ेगा कि विंड इंजीनियरिंग में हमने अप्लाई किया है, तो विंड में हमने विंड स्टैटिक एनालिसिस भी अप्लाई किया है, विंड में डायनेमिक एनालिसिस भी कंसिडर किया है। उसके साथ साथ फिर पी डेल्टा एनालिसिस आती है। आपने अगर इस डिज़ाइन में पी डेल्टा एनालिसिस अप्लाई किया है तो आपको शो करना पड़ेगा। तो चीज़ में अकॉर्डिंग टू मी पूछोगे तो हर एक स्ट्रक्चर्स में पी डेल्टा अप्लाई करना पड़ता है, ज़रूरी होता है। तो किसी भी फ्लोर का स्ट्रक्चर्स हो आप कोशिश करो कि पी डेल्टा एनालिसिस आप प्रोवाइड करो। ठीक है, पी डेल्टा एनालिसिस जनरली क्या होती है, तो पी डेल्टा एनालिसिस में आपको 2 कंडीशन लेनी पड़ती है। अगर स्ट्रक्चर्स की हाइट 50 मीटर से ज़्यादा हो तो उसके लिए लोड कॉम्बिनेशन अलग होती है, नहीं तो हम लोग जनरली क्या करते हैं तो 1.5 टाइम्स डेड लोड लेते हैं या फिर 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.2 टाइम्स लाइव लोड लेकर के डिज़ाइन करते हैं। इसमें से जो भी गवर्न करता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पी डेल्टा एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं उसकी वैल्यू लोड कॉम्बिनेशंस में। उसके साथ साथ फिर यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगेंस्ट कैंटिलीवर और एनी इंडिविजुअल एलिमेंट, कोई भी अगर कैंटिलीवर एलिमेंट है तो उसको भी आपको शो करके दिखाना पड़ेगा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शंस कितनी गई है। फाइनाइट एलिमेंट मेशिंग एनालिसिस आपको दिखाना पड़ेगा अगर आपने मेश किया है कि नहीं। मेशिंग में क्या है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने फ्लोर में मेशिंग की है, आपने शेयर वाल में मेशिंग की है, आपने बीम में मेशिंग की है, आपने शेयर वाल मतलब कॉलम में मेशिंग की है। सिर्फ एक जगह याद रखना मेशिंग कहाँ नहीं होती है, तो वो स्टेयर में मेशिंग नहीं होती है, आपको प्रोवाइड नहीं करना। अगर स्टेयर में आपने मेशिंग कर दिया तो स्ट्रक्चर रन नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से आपको सब कुछ सिखाना पड़ेगा। उसके पी डेल्टा एनालिसिस के बाद फिर आपको स्टेबिलिटी चेक दिखाना पड़ेगा कि आपने क्या क्या स्टेबिलिटी चेक की है। तो स्टेबिलिटी चेक में आपको दिखाना पड़ेगा आपने इंटर स्टोरी डिफ रेशियो चेक किया है, इंटर स्टोरी डिफ रेशियो विंड के लिए चेक किया है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट अर्थ को एक लोड के अकॉर्डिंग हमने चेक किया है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट विंड के अकॉर्डिंग हमने चेक किया है। तो सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा इसमें। उसके साथ साथ आपको इरेगुलरिटी चेक दिखाना पड़ेगा कि आपने स्ट्रक्चर की इरेगुलरिटी चेक की है कि नहीं। तो प्लान इरेगुलरिटी हमने चेक किया है, वर्टिकल इरेगुलरिटी हमने चेक किया है, तो आपको दिखाना पड़ेगा मैक्सिमम टॉर्शनल इरेगुलरिटी जो होती है वो भी चेक हमने किया है। तो अगर आपने किया है तो आपको यहाँ पे कंटेंट्स में शो करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अब ये यहाँ तक जो होती है दैट इज कॉल्ड, ये पूरी आती है आपकी एनालिसिस में। यहाँ से जो टर्म आ जाता है वो आपकी डिज़ाइन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो डिज़ाइन में आपको दिखाना पड़ेगा कि डिज़ाइन लोड कॉम्बिनेशन आपने क्या लिया है, कॉन्क्रीट फ्रेम प्रीफरेंस आपने क्या लिया है, कॉन्क्रीट फ्रेम ओवर राइट्स में आपने क्या लिया, शेयर वाल की प्रेफरेंस क्या लिया, आपने स्लैब की प्रेफरेंस क्या दिया है। तो सब कुछ आपको शो करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में आपको दिखाना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में जनरली फर्स्ट क्या आता है तो स्कोप आता है। स्कोप में क्या है तो स्कोप में आपको दिखाना पड़ेगा कि ये टू एनालाइज द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ 2 बेसमेंट प्लस 3 पोडियम लेवल प्लस 33 रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो भुवनेश्वर में हमने बनाया था इंडिया बाय यूजिंग ईटैप सॉफ्टवेयर। तो आपने बनाया है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ईटैप सॉफ्टवेयर के द्वारा आपने दिया है। उसके साथ साथ फिर एंड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एनालिसिस पार्ट देन फर्दर प्रोसीड फॉर डिजाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट and also the analysis of foundation system of same model by using safe software and design also done by same। मतलब इसमें आपको ये क्या कह रहा है स्कोप में, तो स्कोप में जनरली ये शो कर रहा है कि आपने जो एनालिसिस की है वो कौन से सॉफ्टवेयर से की है, तो ये जनरली आपने ईटैप से किया है। और जो फाउंडेशन की डिज़ाइन की है जो मतलब जो आपकी सब स्ट्रक्चर है, जो भी आपने सब स्ट्रक्चर किया वो किससे किया है तो दैट इज़ कॉल्ड सेफ से किया है। ओके, तो इस तरह से आपको स्कोप में दिखाना पड़ेगा। अब साइट कंडीशंस, साइट कंडीशन में क्या है कि द प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड एट भुवनेश्वर इंडिया, कौन से किस जगह पे प्रोजेक्ट है तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। कंसीडर करना पड़ेगा सोइल किस सोइल की है, किस तरह की सोइल है। जनरली 4 तरह की सोइल होती है। पहली होती है ग्रेवल, पहली जो आपकी सोइल होती है वो आपकी ग्रेवल होती है, दूसरी सैंड होती है, तीसरी आपकी सिल्ट होती है और चौथी आपकी केले होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये सॉफ्ट सोइल है, मतलब पूरी केले टाइप की सोइल है, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है,
उसके साथ साथ आपको जो थोड़ा सा आपको जनरल प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। प्रोजेक्ट का नेम आपको शो करना है कि कौन सी प्रोजेक्ट है, लोकेशन भुवनेश्वर इंडिया में है, एक्सपोजर कंडीशन आपको देना है, तो हमने सेवर IS 456 टेबल 3 के अकॉर्डिंग दिया है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आपने कौन सा यूज़ किया है, तो यहाँ पे मैंने M30 ग्रेड यूज़ किया था अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 टेबल 5 के अकॉर्डिंग। तो ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा DBR में। ओके, उसके साथ साथ फिर आपको ग्रेड ऑफ स्टील, आपने कौन सी ग्रेड यूज़ की है। जनरली 4 तरह की स्टील होती है, आपको पता है। पहली जो होती है आपकी वो Fe 250 दी जाती है। सेकंड जो आपकी होती है वो Fe 415। थर्ड वन जो होती है आपकी वो Fe 500 एंड फोर्थ वन जो स्टील होती है आपकी वो Fe 550। तो आपने कौन सी स्टील यूज़ की है, तो ग्रेड ऑफ स्टील, तो दैट इज कॉल्ड हमने Fe 550 यूज़ किया है। स्ट्रक्चर की टाइप किया, इधर स्टील स्ट्रक्चर या RCC स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे RCC स्ट्रक्चर है तो आपको शो करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको फ्लोर टू फ्लोर हाइट शो करना है कि कौन से फ्लोर में है। तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3.15 मीटर है, 4.2 मीटर है, 3.6 मीटर एंड 3.3 मीटर है। टोटल हाइट स्ट्रक्चर की तो 121.8 मीटर की स्ट्रक्चर की टोटल हाइट। बिल्डिंग की लेंथ क्या है, दैट इज कॉल्ड 31.76 मीटर लेंथ है। ओके, एंड विद क्या है, विद 25.66, मतलब ये जो हो गई आपकी EX हो गई, ये हो गई EY। ओके, मतलब बिल्डिंग आपकी इस तरह की, इसमें EX की वैल्यू ये हो गई और EY की वैल्यू ये हो गई, लेंथ ऑफ द बिल्डिंग एंड विद ऑफ द बिल्डिंग। तो आपको हर कुछ आपको शो करना पड़ेगा पूरे आपके DBR में। उसके साथ साथ आपको ये शो करना है कि द मेन कंसिडरेशन फॉर द डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर शुड बी एज फॉलोज। स्ट्रक्चरल सेफ्टी आपने चेक किया है, उसकी ड्यूरेबिलिटी आपने चेक किया है स्ट्रक्चर की, उसकी स्ट्रेंथ आपने चेक किया और सर्विसिबिलिटी चेक किया है। टू मीट द डिमांड्स ऑफ एस्थेटिक्स कंसीव्ड बाय द आर्किटेक्ट के द्वारा एंड कंस्ट्रेबिलिटी एंड केस ऑफ मेंटेनेंस। तो इसमें जनरली ये कह रहा है कि इसमें आपने जो भी चीज़ जो स्ट्रक्चर की आपने चेक किया वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो आपने सर्विसिबिलिटी चेक किया है, आपने स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ चेक किया है, आपने ड्यूरेबिलिटी चेक किया है और आपने स्ट्रक्चर और सेफ्टी को लेकर के डिज़ाइन की है। ओके, तो वो आपको शो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं डिज़ाइन कोड, तो कौन कौन से डिज़ाइन आपने यूज़ किया है तो वो भी आपको शो करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जनरली डिज़ाइन कोड दिया है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ऑल द स्ट्रक्चर शैल बी डिज़ाइन इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट लेटेस्ट इंडियन कोड प्रैक्टिस ऑफ सिविल वर्क्स एज फॉलोज। कौन कौन सा कोड आपने यूज़ किया किसके लिए, जैसे RCC डिज़ाइन कोड के लिए हमने IS 456 2000 यूज़ किया तो वो देना पड़ेगा। डेड लोड के लिए जनरली IS 875 पार्ट 1 आता है तो वो आपको शो करना पड़ेगा। उसके साथ साथ फिर आपने लाइव लोड, तो लाइव लोड के लिए IS 875 पार्ट 2 आता है। विंड एनालिसिस के लिए कौन सी कोड आती है, तो IS 875 पार्ट 3 आती है। अर्थ को एक लोड के लिए IS 1893 2016 हमने यूज़ किया तो वो आपको शो करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको डक्टाइल डिटेलिंग के लिए IS 13920 और इंटरनेशनल कोड अगर आपको शो करना है तो यहाँ पे आप नीचे में इंटरनेशनल कोड भी शो कर सकते हो, ACI, UBC एंड ASCE। ओके, ये इंटरनेशनल कोड होती है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप एक लोगो दे सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यही जनरली हम लोग फॉलो करते हैं। दैट इज़ IS इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 456 2000, ये हमारी कोड है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, तो इस तरह से आप लोगो भी दे सकते हो हमारे। तो उसके बाद फिर आपको डिज़ाइन अप्रोच, तो डिज़ाइन अप्रोच में जनरली क्या आता है, तो डिज़ाइन अप्रोच में पहला जो दिया जाता है वो दिया जाता है कि ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ 3 डायमेंशनल मॉडल द बीम एंड कॉलम आर आइडियलाइज्ड एज लाइन एलिमेंट एंड स्लैब एंड वॉल्स आर आइडियलाइज्ड एज शेल एलिमेंट। द एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर इज कैरिंग आउट बाई ETAP सॉफ्टवेयर, मतलब जिस सॉफ्टवेयर में भी आपने एनालिसिस किया स्ट्रक्चर को वो शो करना है। अब देखिए जनरली क्या होती है कि जो आपकी बीम हो गई, ओके, या आप कह सकते हो कि कॉलम जो हो गई, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये आपकी बीम है, ये आपकी कॉलम है। तो बीम और कॉलम जो होती है उसको जो हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग लाइन एलिमेंट कहते हैं, वो लाइन में आता है। लेकिन जहाँ पे स्लैब आ गई या फिर जहाँ पे शेयर वाल आ गई वो एक शेल एलिमेंट हो जाता है। क्लियर? तो जनरली लाइन एलिमेंट होती है, शेल एलिमेंट होती है, उस तरह से अलग अलग ब्रिक एलिमेंट होती है। तो अलग अलग तरह की एलिमेंट होती है, वो मैं आपको एक बताऊंगा। लेकिन जनरली याद रखना कि नॉर्मली हम लोग लाइन एलिमेंट और शेल एलिमेंट पे जनरली ज़्यादा फोकस करते हैं। तो बीम और कॉलम जो होती है वो एक लाइन एलिमेंट होती है और वाल और मतलब शेयर वाल और स्लैब जो होती है वो एक शेल एलिमेंट होती है। ओके, इस तरह से आपको शो करके दिखाना पड़ेगा। उसके साथ साथ फिर नेक्स्ट में क्या है, तो वाइल डूइंग द एनालिसिस वी कंसीडर पॉसिबल लोड कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेविटी लोड मतलब डेड लोड,
that is dead load and live load, as well as lateral load such as wind and earthquake, and also temperature load are applied by referring their respective codes set by Indian standard। मतलब जब हमने एनालिसिस किया है इसमें, तो हमने ग्रेविटी लोड मतलब डेड लोड को कंसीडर किया है, हमने लाइव लोड को कंसीडर किया है, उसके साथ साथ हमने विंड लोड कंसीडर किया, हमने अर्थक्वेक लोड कंसीडर किया, उसके साथ साथ हमने टेम्परेचर लोड को भी कंसीडर किया है, जो भी इंडियन स्टैंडर्ड कोड के द्वारा उसने दिया है। तो इसी स्ट्रक्चर में जो भी जो लोड आपने कंसीडर किया आपको यहाँ पे शो करके दिखाना पड़ेगा अपने डिज़ाइन अप्रोच में। ओके, इस तरह से नेक्स्ट फिर हम लोग थर्ड वन देखते हैं। तो थर्ड वन क्या कहता है, तो थर्ड वन कहता है, ये फर्स्ट सेकंड कंप्लीट। थर्ड वन, फॉर द एनालिसिस ऑफ 3 डायमेंशनल मॉडलिंग एंड इनकॉर्पोरेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ लोड्स सच एज डेड लोड, लाइव लोड, सेस्मिक लोड। सेस्मिक लोड में क्या होता है, जनरली 2 तरह की मेथड होती है, एक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड से करते हैं हम लोग, और एक होती है टाइम हिस्ट्री मेथड से। तो जो भी मेथड आपने यूज़ किया, जनरली याद रखना कि जो आपकी सेस्मिक एनालिसिस होती है 2 तरह की मेथड से की जाती है। पहली जो होती है वो होती है टाइम हिस्ट्री मेथड, ओके, और सेकंड होती है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड। तो यहाँ पे जिस मेथड से आपने अप्लाई किया है सेस्मिक लोड, वहाँ पे आपको शो करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड कंसीडर किया है, तो वो भी आपको शो करके यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। उसके साथ साथ फिर क्या है, तो विंड एंड फर्दर डिज़ाइनिंग बाय कंसीडरिंग ऑल द इरेगुलरिटी एंड स्टिफनेस मॉडिफायर्स। हमने स्टिफनेस मॉडिफायर्स भी यूज़ किया, दैट इज कॉल्ड स्टिफनेस मॉडिफिकेशन फैक्टर भी यूज़ किया है। ओके, उसके साथ साथ क्या है, ऑल्सो द एनालिसिस ऑफ फाउंडेशन सिस्टम इज डन इन सेफ सॉफ्टवेयर से हमने फाउंडेशन की डिज़ाइन की है, सच दैट द स्लैब एलिमेंट डिफाइंड एज ए शेल थिक एलिमेंट। याद रखना, जनरली क्या होता है, देखो एक शेल थिन एलिमेंट होता है, एक शेल। जब आप ई टैब्स में एनालिसिस करोगे तो जब मटेरियल में जाओगे तो मटेरियल में आप देखोगे कि 3 ऑप्शन आती है। पहली जो ऑप्शन आती है वो आपकी आती है यहाँ पर, देखो जनरली मैं छोटा सा एक चीज़ दिखा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे क्या है कि 3 तरह की एलिमेंट आती है। जब आप डिज़ाइन करोगे मतलब ई टैब्स को ओपन करोगे तो मटेरियल में 3 तरह की शो करेगी। पहली करेगी आपको शेल थिक एलिमेंट, सेकंड जो आपको शो करेगा वो शेल थिन एलिमेंट, एंड थर्ड वन जो आपको शो करेगा वो करेगा मेम्ब्रेन। ओके, तो जनरली क्या होता है कि जब आप नॉर्मल हम लोग बीम लेते हैं, कॉलम लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड शेल थिन एलिमेंट में लेके चलते हैं, और अगर स्लैब रहा तो दिस दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन। लेकिन शेल थिक एलिमेंट कब लिया जाता है, जब हम लोग फाउंडेशन के डिज़ाइन करते हैं। फाउंडेशन का जो पैड होता है नीचे का, उसको जनरली हम लोग क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड शेल थिक एलिमेंट है। तो वहाँ पर आपको यहीं पे मैंने शो किया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने दिया कि शेल थिक एलिमेंट के अकॉर्डिंग किया है। ड्यू टू दिस रेसिस्टेंस इज ऑफर्ड फॉर पंचिंग शेयर रेसिस्ट करने के लिए, क्योंकि क्या होता है जनरली जब आप सेफ में डिज़ाइन करोगे फाउंडेशंस की, तो फाउंडेशन डिज़ाइन करने के बाद हम लोग क्या क्या चेक करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो चेक करते हैं वो करते हैं क्या चीज़, दैट इज़ कॉल्ड इस ये सेटलमेंट। हम लोग सेटलमेंट चेक करते हैं फाउंडेशंस की। सेटलमेंट चेक करने के बाद फिर सेकंड हम लोग क्या करते हैं, तो सेटलमेंट चेक करने के बाद आपको दूसरा जो चेक करना पड़ेगा दैट इज़ कॉल्ड सोइल प्रेशर। सोइल प्रेशर में जब पास हो जाता है फिर हम लोग चेक करते हैं दैट इज़ कॉल्ड पंचिंग शेयर। पंचिंग शेयर को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वन वे शेयर कहा जाता है। तो पंचिंग शेयर में D/C रेशियो होनी चाहिए, शुड बी लेस देन 1, तब आपकी स्ट्रक्चर सेफ है। अगर पंचिंग शेयर में स्ट्रक्चर फेल हो रही मतलब आपको थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने शो करके आपको दिखाया है कि यहाँ पे जो मैंने थिक एलिमेंट लिया है तो वो पंचिंग शेयर की फेल किस पे। क्लियर? तो इस तरह से हमने ये भी देख लिया और हमने ये भी देख लिया। उसके साथ साथ फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि वाइल डूइंग द एनालिसिस द चेक फॉर सेटलमेंट ग्राउंड बेयरिंग प्रेशर इज मेनली डन ऑन द बेसिक ग्रेविटी लोड। ओके, दैट इज़ कॉल्ड, इसमें जब हम लोग चेक करते हैं तो हम लोग डेड लोड 1 एंड लाइव लोड 1 लेकर के चेक करते हैं। ओके, उसके बाद फिर आपको चेक क्रैक विद चेक स्ट्रेसेस एंड द रेनफोर्समेंट एरिया इज ऑल्सो चेकड ड्यूरिंग द डिज़ाइनिंग ऑफ फाउंडेशन फॉर द सर्विस एंड स्ट्रेंथ इन्वेलप रिस्पेक्टिवली। जब हम लोग क्रैक विद चेक करते हैं या स्ट्रेस चेक करते हैं, रेनफोर्समेंट एरिया जो हम लोग चेक करते हैं, तो उसके लिए हम लोग सर्विस एंड स्ट्रेंथ इन्वेलप बनाते हैं, ठीक है ना, अलग से। उसके अकॉर्डिंग फिर ये चीज़ चेक की जाती है। जनरली याद रखना कि जब भी ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि देखिए,
जब नॉर्मल अगर सोइल प्रेशर आप चेक कर रहे हो, कलम में चेंज कर लेता हूँ पेन, तो आपको थोड़ा सा सही रहेगा ना। जब भी आप सोइल प्रेशर चेक कर रहे हो, या आप अगर पंचिंग शियर चेक कर रहे हो, या फिर आप एक तरह से कह सकते हो तो सेटलमेंट चेक कर रहे हो, तो उसके लिए जनरली जो हम लोग लोड कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं वो डेड लोड 1 लाइव लोड 1 लेके चलते हैं। ओके, लेकिन उसके बाद क्या है कि जब आप ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग क्रैक विद चेक करते हैं। क्रैक विद को ही क्या कहा जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड टू वे शेयर कहा जाता है। वन वे शेयर जो होती है वो पंचिंग शेयर होती है, और टू वे शेयर जो होता है दैट इज़ कॉल्ड क्रैक विद। तो क्रैक विद हम लोग चेक करते हैं, स्ट्रेसेस चेक करते हैं, तो उसके लिए जो इन्वेलप बनाते हैं वो सर्विस और यहाँ पे देख सकते हो आप सर्विस एंड स्ट्रेंथ इन्वेलप रिस्पेक्टिवली, मतलब सर्विस और स्ट्रेंथ का इन्वेलप बनाने के बाद उसको चेक की जाती है। ओके, ये कैसे बनता है तो वो मैंने एक वीडियो में बताया है, तो उसको आप जा कर के देख सकते हो, यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है एलोबरेट करना। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कि एट द एंड सोइल इंटरेक्शन इज परफॉर्म्ड एंड द रेनफोर्समेंट इज टू बी कंपेयर्ड विद द स्ट्रेंथ मॉडल एंड आफ्टर एवरी परफॉर्मेंस GFC ड्राइंग आर डेवलप्ड। GFC क्या होता है, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। यही GFC ड्राइंग जो होती है वो डायरेक्ट किस पे जाती है, साइट पर, और साइट इंजीनियर जो है इसको देख करके फिर कंस्ट्रक्शन होती है। तो दिस कॉल्ड GFC, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। ओके, इसमें आपने जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, तो मैंने ई-टैप्स यूज़ किया है, तो ई-टैप्स में हमने जनरेट 3D मैथमेटिकल मॉडल किया, एनालिसिस किया है, तो वो देना पड़ेगा। आपने ऑटोकैड यूज़ किया है ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग के लिए, तो वो आपको शो करना पड़ेगा। आपने डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ फाउंडेशन के लिए सेफ यूज़ किया, तो जो सॉफ्टवेयर आपने अगर यूज़ किया है तो उसको आपको देना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने यहाँ पर अलग कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ किया, तो उसको भी आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा DBR में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ये कंप्लीट। उसके बाद ये होने के बाद फिर आपको यहाँ पर आपको देखो ड्राइंग एंड मैथमेटिकल मॉडल, यहाँ पे आपको आर्किटेक्चरल प्लान, देखो ये आर्किटेक्चरल प्लान दी जो मैंने बनाया है, तो ये आपको शो करके देना पड़ेगा आर्किटेक्चरल प्लान में कौन सा लेवल है। तो देखो ये अपर बेसमेंट फ्लोर प्लान है, तो ये आपको आर्किटेक्चरल प्लान भी यहाँ पर ऐड करके दिखानी पड़ेगी। क्लियर? आर्किटेक्चरल प्लान के बाद फिर यहाँ पर आपको दूसरा सेकंड क्या है, लोअर बेसमेंट फ्लोर प्लान। ये जो आपकी है वो लोअर बेसमेंट प्लान है, तो ये भी आपको शो करके दिखाना पड़ेगा आपके इसमें। ठीक है, उसके साथ साथ फिर ये क्या है, तो देखो ये यहाँ पर स्ट्रिट लेवल है। ठीक है ना, स्ट्रिट लेवल क्या होता है, दैट इज कॉल्ड, इसको पोडियम भी लेवल कहा जाता है। तो वो अगर स्ट्रक्चर में है तो वो भी आपको शो करके दिखाना पड़ेगा यहाँ पर प्लान में। उसके साथ साथ यहाँ पे अब फर्स्ट फ्लोर शुरू हो गया, तो फर्स्ट फ्लोर आपको ऐड करके देना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर टिपिकल सेकंड टू 17, 19 एंड 20। टिपिकल मतलब क्या होता है, टिपिकल मतलब देखो यहाँ पे एक टर्म देखो यहाँ पे समझने का है। टिपिकल सेकंड टू 17 मतलब क्या हो गया कि सेकंड फ्लोर से लेकर, जैसे ये है आपकी स्ट्रक्चर, ये सेकंड फ्लोर है और ये आपकी 17 फ्लोर है। तो यहाँ पे दिया हुआ टिपिकल सेकंड टू 17, मतलब यहाँ से यहाँ तक फ्लोर जो है टिपिकल है, मतलब यहाँ सेकंड फ्लोर में जो फ्लोर की प्लान है वही पूरी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 अप टू 17 फ्लोर तक सेम फ्लोर प्लान गई है, तो उसी को हम लोग टिपिकल फ्लोर प्लान कहते हैं। उसके बाद देखो 18 फ्लोर जो है वो दूसरे तरह की चेंज हो गई उसकी प्लान, इसलिए यहाँ पे 18 नहीं है। उसके बाद 19 टू 27 तक है, फिर टिपिकल गया है। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पे शो करके दिखाना पड़ेगा, इसी को कहते हैं टिपिकल प्लान। तो इस तरह से आपको ये देना पड़ेगा। फिर देखो यहाँ पर 18 चेंज हो गया ना, तो 18 टू 28 फ्लोर प्लान, तो 18 और 28 फ्लोर प्लान की थोड़ा चेंज हो गई है, तो यहाँ पर वो फिर आपको शो करके प्लान दिखाना पड़ेगा कि 18 टू 28 के लिए कौन सी फ्लोर प्लान यूज़ की गई है, किस तरह की फ्लोर की प्लान है। तो यहाँ पर देखो फ्लोर प्लान में आपको ऑलरेडी दिया हुआ बेडरूम है, यहाँ पर ड्राइंग रूम है अलग अलग। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे किचन आपने दिया है या डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर बेडरूम है, यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे ड्रेसिंग है, यहाँ पर देखो लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, ये पोर्शन पूरी लिफ्ट की है। लिफ्ट में ये पार्ट जनरली शेयर वाल यूज़ की गई है, तो आपको शो करके ब्लैक दिखाना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पे बेडरूम, बालकोनी है, क्या क्या है पूरा आपको प्लान में दिखाना, शो करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पर ये पार्ट स्टेयरकेस की है, फायर एग्जिस्ट की, रिफ्यूज़ एरिया है, यहाँ पर मतलब कोई एरिया नहीं है, रिफ्यूज़ एरिया में चली गई।
तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। बेडरूम है, बालकोनी है, पूरी स्ट्रक्चर को आपको शो करके यहाँ पे देनी पड़ेगी जिस तरह से आपने डिज़ाइन किया है स्ट्रक्चर्स की। ओके, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर फ्रेमिंग प्लान आती है। मतलब आर्किटेक्चर प्लान से हम लोग क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर फ्रेमिंग प्लान बनाते हैं। इसी स्ट्रक्चर फ्रेमिंग प्लान से मैथमेटिकल मॉडल बनाया जाता है। ये जनरली देख रहे हो आप, तो ये आपकी मैथमेटिकल मॉडल बनकर रेडी है। यही है पूरी स्ट्रक्चर से, यही आपकी है। ओके, ये जनरली स्ट्रक्चर क्या है, इसमें 2 बेसमेंट है, 3 पोडियम लेवल है एंड 34 फ्लोर की स्ट्रक्चर ये मैंने डिज़ाइन की है, भुवनेश्वर की स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर्स को आपको जनरली शो करके दिखाना पड़ेगा किस तरह से आपने डिज़ाइन किया पूरी स्ट्रक्चर्स की। नीचे की लेवल क्या है, नीचे में आपने कैसे प्रोवाइड किया है, फिर टॉप में चला गया है तो टॉप में क्या है। तो हर तरह से पूरी तरह से आपको शो करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि रीज़न क्या होता है कि आप क्लाइंट ये भी देखना चाहता है कि आपने जो डिज़ाइन किया है। क्योंकि देखो रीज़न क्या होता है, डिज़ाइन होने के बाद ये फिर स्ट्रक्चर्स ही अप्रूव होने के लिए एक दूसरे हो सकता है कि क्लाइंट क्या करता है कि IIT भेज देगा आपको चेकिंग करने के लिए, प्रूफ चेकिंग करने के लिए। क्योंकि बहुत सारी स्ट्रक्चर हमारे पास भी आती है प्रूफ चेकिंग करने के लिए, तो हम भी ये सब चीज़ ईच एंड एवरी DBR हम लोग मंगवाते हैं कि आप DBR भी सेंड करो, उससे पता चल जाता है कि आपने जो स्ट्रक्चर की डिज़ाइन की वो कैसे की है। ओके, तो उस तरह से ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। और मैंने आपको बता दिया कि कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सीखना है E-Tabs फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल विथ कंपनी लाइफ प्रोजेक्ट्स A to Z, मतलब जो भी चीज़ कंपनी में होती है पूरी GFC के साथ किस तरह से स्टार्टिंग की जाती है, किस तरह से हैंड ओवर की जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, फुल डिज़ाइन विथ कंपनी लाइफ प्रोजेक्ट, तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे यूट्यूब पर मेरे जा कर के DM करो, फिर मैं आपसे कांटेक्ट में आऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच। एंड अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके।